दोस्तों स्वागत है फिर से इस माँ लक्ष्मी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत बेहतरीन टॉपिक, खरपतवार एवं उसके वनस्पतिक नाम व अंग्रेजी नाम। तो हम खरपतवारों के जो वनस्पति नाम होते हैं, अंग्रेजी नाम होते हैं, उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों इस सेशन में। तो आज का न्यू सेशन दोस्तों बहुत बेहतरीन एक टॉपिक के साथ है कि पहले हम लिखेंगे दोस्तों खरपतवारों के सामान्य व अंग्रेजी नाम। खरपतवारों के सामान्य व अंग्रेजी नाम, सामान्य व अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नाम। खरपतवारों के सामान्य व अंग्रेजी नाम हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी सभी कि अंग्रेजी नाम से क्वेश्चन आ जाता है या फिर वनस्पति नाम से क्वेश्चन आ जाता है खरपतवारों का। तो इसलिए हम खरपतवारों के सामान्य व अंग्रेजी नाम ड्रेस से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम एक सारणी के माध्यम से इन खरपतवारों के सामान्य नाम व अंग्रेजी नाम को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने सीरियल एक में लिख देंगे, एक लाइन में एक साइड लिख देंगे दोस्तों सामान्य नाम, सामान्य नाम, और एक साइड लिख देंगे दोस्तों इनके वनस्पतिक नाम या फिर अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नाम, और एक कॉलम में भर देंगे हम वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम। तो हर खरपतवार का दोस्तों अंग्रेजी नाम और वनस्पतिक नाम होता है। तो हम सामान्य नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट है सावा। सावा क्या है? सावा, जिसको दोस्तों जंगली धान के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी खरीफ वाली जो फसलें हैं धान, उसमें सावा नामक जो खरपतवार है वो लग जाता है, जिसको अंग्रेजी नाम से हम बोलते हैं जंगली धान। क्या बोला जाता है दोस्तों? जंगली धान, जंगली धान। यदि इसके वनस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों, तो जंगली धान का जो वनस्पतिक नाम है वो है इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, क्रुसगेली, इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली इसका बॉटनिकल नेम है। जंगली धान इसको अंग्रेजी नाम से जाना जाता है और सावा इसका सामान्य नाम है, सावा इसका सामान्य नाम है। अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों जलकुंभी। जलकुंभी ये भी धान में लगने वाली एक खरपतवार है दोस्तों, या फिर जो जल में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो खरपतवार है दोस्तों वो है हमारा जलकुंभी, जिसे वाटर हाइलिला के नाम से जाना जाता है। वाटर हाइलिला, वाटर हाइलिला के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। या फिर आइकोनिया क्रेसनिया, आइकोनिया, आइकोनिया, आइकोनिया क्रेसनिया, क्रेसेनिया इसका बॉटनिकल नेम, आइकोनिया क्रेसेनिया या क्रेसेपिस, आइकोनिया क्रेसेपिस, क्रेसेपिस इसका बॉटनिकल नेम, आइकोनिया क्रेसेपिस इसका बॉटनिकल नेम है। अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट खरपतवार है हमारा मोथा घास, मोथा, मोथा घास। तो मोथा घास के हम दोस्तों अंग्रेजी की नाम करें नट सेज के नाम से इसे अंग्रेजी में जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? नट सेज के नाम से। या फिर इसका हम वनस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों तो साइप्रस रोटेंडस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस, रोटेंडस इसका वनस्पतिक नाम होता है। या फिर अंग्रेजी बात की बात करें दोस्तों तो नट से जिसको अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है। अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों दूब घास, दूब, दूब घास। दूब घास की बात करें दोस्तों तो दूब घास को बरमोडा घास के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में क्या किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दूब घास को बरमूडा, बरमूडा घास के नाम से जाना जाता है। बरमूडा घास या दूब घास। इसका बॉटनिकल नेम की बात करें दोस्तों
तो साइनोडोन डेक्टाइलोन इसका बॉटनिकल नेम होता है। साइनोडोन डेक्टाइलोन, डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन इसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों, जो कि एक बहुवर्षीय खरपतवार। यह दोस्तों संघर्ष के साथ साथ इसका प्रवर्धन होता है और यह एक बहुवर्षीय खरपतवार है जिसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों साइनोडोन डेक्टाइलोन, और इसे अंग्रेजी में बरमूडा घास के नाम से भी जाना जाता है। दूब घास को बरमूडा घास के नाम से भी जाना जाता है। अगले हम बात करें दोस्तों बरू घास। किसकी बात करें दोस्तों? बर्रू घास, जो कि हमारे ज्वार है, ज्वार में यह घास पाया जाता है या खरपतवार पाया जाता है दोस्तों, जो कि थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का या फिर रेड कलर का होता है। तो जॉनसन घास हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? बर्रू घास, बर्रू घास। तो बर्रू घास को दोस्तों जॉनसन घास के नाम से भी जाना जाता है। जॉनसन, जॉनसन, बर्रू घास को दोस्तों जॉनसन नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके बॉटनिकल नेम की बात करें दोस्तों तो सोरगम हेल्पेंस इसका बॉटनिकल नेम होता है। सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस, हेल्पेंस इसका बॉटनिकल नेम होता है। जबकि हम बात करें दोस्तों हमारी ज्वार की, तो ज्वार का बॉटनिकल नेम होता है सोरगम बाइकलर, सोरगम बाइकलर। इसलिए इस बरू घास का नाम भी सोरगम हेल्पेंस बॉटनिकल नेम रखा गया है और इसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों जॉनसन। क्या है? जॉनसन। अगले हम बात करेंगे दोस्तों बथुआ की। किसकी बात करने वाले हैं? बथुआ, जो कि दोस्तों रबी का एक बहुत इंपोर्टेंट खरपतवार है, नुकसानदायक खरपतवार है, जो कि हमारे गेहूं वाली फसल में ये सर्वाधिक ग्रो करता है। तो इसका जो अंग्रेजी नाम है दोस्तों लेम्बस क्वार्टर, लेम्बस क्वार्टर इसका अंग्रेजी नेम है दोस्तों। और चीनोपोडियम, चीनोपोडियम एंटाइवस, चीनोपोडियम एंटाइवस इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है दोस्तों। तो हम बात करें बथुआ के अंग्रेजी नेम की, तो बथुआ का अंग्रेजी नेम है दोस्तों लेम्बस क्वार्टर, लेम्बस क्वार्टर, क्वार्टर, लेम्बस क्वार्टर इसका अंग्रेजी नेम है दोस्तों। और चीनोपोडियम या फिर चीनोपोडियम एल्बम इसका बथुआ का बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों। चीनोपोडियम, पोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम इसका बॉटनिकल नेम है। यदि कुल की बात करें दोस्तों तो चीनोपोडियसी कुल के अंतर्गत बथुआ को रखा गया है। यदि अंग्रेजी नाम की बात करें दोस्तों तो लेम्बस क्वार्टर इसका अंग्रेजी नाम है और बॉटनिकल नेम है दोस्तों चीनोपोडियम एल्बम। अगले हम बात करें दोस्तों गाजर घास की। किसकी बात करने वाले हैं? गाजर घास, गाजर घास या फिर कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कांग्रेस घास, गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। तो इसको हम एक बार याद दिला देते हैं आपको। यह दोस्तों मानवों में एलर्जी उत्पन्न करता है और जंतुओं में जहरीला तत्व उत्पन्न करता है। कांग्रेस घास या गाजर घास दोस्तों एलर्जी है उत्पन्न करता है और विभिन्न प्रकार के रोग मनुष्यों में फैल जाते हैं या फिर फुंसी वगैरह हाथों में हो जाती हैं, जिसका अंग्रेजी नाम की बात करें दोस्तों तो पार्थेनियम होता है। क्या होता है? पार्थेनियम के नाम से भी अंग्रेजी में इसको जानते हैं, पार्थेनियम। यह दोस्तों काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है कि पार्थेनियम का वानस्पतिक नाम क्या है, पार्थेनियम का बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों। तो पार्थेनियम का बॉटनिकल की बात करें तो पार्थेनियम स्टेरोफेरस, पार्थेनियम स्टेरीफेरस, स्टेरोफेरस, पार्थेनियम, पार्थेनियम स्टेरोफोरस, पार्थेनियम स्टेरोफोरस इसका दोस्तों बॉटनिकल नेम होता है। क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी नाम इसका क्या है? पार्थेनियम, इसलिए पार्थेनियम स्टेरोफोरस इसका बॉटनिकल नेम रख दिया गया है। पार्थेनियम स्टेरोफोरस इसका बॉटनिकल नेम रख दिया गया है गाजर घास का या
कांग्रेस घास का। एक बार इसकी दोस्तों रिवीजन की बात कर लेते हैं। खरपतवारों के सामान्य व अंग्रेजी नाम। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दोस्तों, सामान्य नाम से भी पूछ लिया जाता है या फिर अंग्रेजी नाम एवं वनस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम से भी इनको पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों सीरियल नंबर, सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम व वनस्पतिक नाम। तो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों सावा। सावा क्या होता है दोस्तों? जो कि हमारे धान होती है, धान में यह ग्रो करता है और धान का मुख्य खरपतवार है दोस्तों, जिसे जंगली धान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों एकाइनोक्लोवा क्रुसगेली। एकाइनोक्लोवा क्रुसगेली इसका बॉटनिकल नेम है। अगले हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों जलकुंभी की। जलकुंभी का बॉटनिकल नेम वाटर हाइलिला है। वाटर हाइलिला इसका अंग्रेजी नाम है। हाइलिया या हाइलिला इसका अंग्रेजी नाम है। अगले हम वनस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों तो आइकोनिया क्रेसेपिस। आइकोनिया क्रेसेपिस इसका वनस्पतिक नाम हो जाएगा। अगले हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों मोता घास। तो मोता घास को नट सेज के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है और साइप्रस रोटेंडस के नाम से इसका बॉटनिकल नेम है। अगला हम धूप घास की बात करें दोस्तों, धूप घास इसे बरमूडा घास के नाम से भी जाना जाता है और वनस्पतिक नाम इसका साइनोडोन डेक्टाइलॉन। साइनोडोन डेक्टाइलॉन है जो कि बहुवर्षीय खरपतवार है दोस्तों। बहुवर्षीय खरपतवार है और ये सकंद के द्वारा गति करता है दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात करें दोस्तों हम बरू घास। तो बरू घास को जॉनसन नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है और इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों सोरगम हेल्पेंस। इसकी हम द्वार में पहचान किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं उसमें ये लाल कलर देता है, लाल कलर हो जाती है पत्तियों में, जो दीवारें होती हैं पत्तियों की उनमें लाल कलर जैसा हो जाता है। आगे नेक्स्ट बात है दोस्तों बथुआ। बथुआ को लेम्बस क्वार्टर नाम से भी जाना जाता है। लेम्बस क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम इसका बॉटनिकल नेम है। अगले हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों गाजर घास या कांग्रेस घास। गाजर घास या कांग्रेस घास तो इसे दोस्तों पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है और पार्थेनियम स्टेरोफोरस इसका बॉटनिकल नेम है। पार्थेनियम स्टेरोफोरस का बॉटनिकल नाम है। अगले हम नेक्स्ट की बात करने वाले हैं दोस्तों, अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों जीरी, जो कि जीरे का मुख्य खरपतवार है दोस्तों। जीरे में पाए जाने वाला मुख्य खरपतवार है जीरी। किसकी बात करने वाले हैं? जीरी की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जीरी का अंग्रेजी नाम होता है दोस्तों बिल्ड क्यूमिन। बिल्ड क्यूमिन इसका अंग्रेजी नाम होता है। यदि इसके बॉटनिकल नेम की बात करें दोस्तों तो प्लांटेगो प्यूमेला। प्लांटेगो प्यूमेला इसका बॉटनिकल नेम होता है। जीरी जो कि जीरे में एक मुख्य खरपतवार है जीरे का। अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों कासनी, सत्यानाशी, गुल्ली डंडा या फिर फेलेरिस माइनर या फिर गेहूंसा। गुल्ली डंडा को दोस्तों गेहूंसा के नाम से भी जाना जाता है या फिर गुल्ली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम है दोस्तों हमारे फेलेरिस माइनर जो कि आइसोप्रोट्यूरोन के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। आइसोप्रोट्यूरोन के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। तो हम इधर सीरियल नंबर लिख देंगे, सीरियल नंबर, इधर सामान्य नाम लिख देंगे, सामान्य नाम। आगे लिखेंगे हम दोस्तों अंग्रेजी नाम। अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नाम के साथ साथ में हम दोस्तों वानस्पतिक नाम लिख देंगे। वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम जो भी खरपतवारों का है दोस्तों। तो सीरियल नंबर में हम एक एक खरपतवारों का वर्णन करते चलते हैं। सीरियल नंबर में हम लिखेंगे दोस्तों पहले जीरी। जीरी, जीरी या दोस्तों बिल्ड क्यूमिन। जीरी दोस्तों जीरे का मुख्य खरपतवार है जिसे बिल्ड क्यूमिन अंग्रेजी नाम से जाना जाता है और प्लांटेगो प्यूमेला इसका वनस्पतिक नाम होता है। किसका दोस्तों? जीरी का। तो जीरी ही दोस्तों मुख्य खरपतवार है हमारा जीरे का। बिल्ड क्यूमिन के नाम से इसे जाना जाता है। बिल्ड क्यूमिन, बिल्ड क्यूमिन दोस्तों इसका अंग्रेजी नाम हो जाएगा।
और प्लांटेगो प्यूमेला, प्लांटेगो प्यूमेला, प्यूमेला, प्लांटेगो प्यूमेला इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है दोस्तों। अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, हमारा कासनी, इसको दोस्तों चिकोरी के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि चिकोरी का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जो कि एक मुख्य खरपतवार है दोस्तों कासनी का। कासनी, कासनी दोस्तों रिंच वगैरह में ये छा जाती है, जो कि खरपतवार के रूप में इसको प्रेरित करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों कासनी, कासनी इसको अंग्रेजी में दोस्तों चिकोरी के नाम से जाना जाता है। चिकोरी, कासनी को अंग्रेजी में दोस्तों चिकोरी के नाम से जाना जाता है। यदि इसके बॉटनिकल की नाम बात करें दोस्तों तो चिकोरियम एंटाइवस, चिकोरियम एंटाइवस, चिकोरियम, चिकोरियम एंटाइवस, एंटाइवस इसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों। काफी बार यही क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, चिकोरियम एंटाइवस किसका मुख्य खरपतवार है, या फिर प्लांटेगो प्यूमेला किसका मुख्य खरपतवार है। तो दोस्तों इसको बॉटनिकल नेम से प्रेरित कर लेता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमको याद रखने दोस्तों इसके बॉटनिकल नेम। अगले हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों सत्यानाशी, सत्यानाशी। तो दोस्तों सत्यानाशी के बारे में आपने खूब सुना होगा कि सत्यानाशी दोस्तों सरसों के बीजों के साथ में समानता दिखाते हैं, भाई संरचना दिखाते हैं, और यह उनके साथ में मिक्स हो जाते हैं, जो कि एक नकलची खरपतवार है। यह सत्यानाशी दोस्तों एक नकलची खरपतवार है, जो कि हमारे सरसों के सीडों के साथ मिक्स हो जाते हैं और ड्रॉपसी नामक रोग उत्पन्न करते हैं। मानव में दोस्तों ड्रॉपसी नामक रोग यह उत्पन्न करते हैं, और इसके कारण मानव में अंधापन हो जाता है दोस्तों। मानव की आंखें कमजोर हो जाती है देखने में, या फिर अंधापन हो जाता है सत्यानाशी को, जिसको दोस्तों बोला जाता है मैक्सिकन, अंग्रेजी में मैक्सिकन के नाम से जाना जाता है। अगले में इसके बॉटनिकल नेम की बात करें दोस्तों तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका बॉटनिकल नेम होता है। आर्जिमोन, आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका बॉटनिकल नाम होता है। अगले हम दोस्तों नेक्स्ट खरपतवार की बात करें तो गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा या फिर गेहूंसा, गेहूंसा। काफी बार आप दोस्तों देखा होगा आपने कि यह क्वेश्चन गेहूंसा को न पूछकर, गेहूंसा को न पूछकर इसका दोस्तों अंग्रेजी नाम पूछ लेगा कैनेरी घास, या फिर दोस्तों फेलेरिस माइनर बॉटनिकल नेम इसका पूछ लेता है। तो गुल्ली डंडा या फिर गेहूंसा का दोस्तों अंग्रेजी नाम होता है कैनेरी घास, या फिर इसको दोस्तों वनस्पतिक नाम में फेलेरिस माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो गुल्ली डंडा या गेहूंसा की बात करें दोस्तों कैनेरी घास, कैनेरी घास के नाम से इसको अंग्रेजी में जानना पहचाना होता है दोस्तों। अंग्रेजी में कैनेरी घास के नाम से जानते हैं। और बॉटनिकल नेम्स की बात करें दोस्तों तो फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर के नाम से इसको वनस्पति नाम से जाना जाता है दोस्तों। गुल्ली डंडा या गेहूं, जो कि गेहूं का एक दोस्तों खरपतवार है, नकल से खरपतवार है गेहूं दोस्तों, जो कि इसके सीड गेहूं के सीडों के साथ मिक्स हो जाते हैं। नकल से खरपतवार के अंतर्गत इसको रखा गया, जो कि दोस्तों रबी की क्रॉप में ये गेहूं में सर्वाधिक ग्रो करता है। आगे हम दोस्तों लटजीरा की बात करने वाले हैं। किसकी? लटजीरा, लटजीरा जो कि दोस्तों जीरे का एक मुख्य खरपतवार है। लटजीरा जिसको अंग्रेजी नाम है दोस्तों पीरकिलिस, पीरकिच फैफिलोवर, फैफिलोवर, पीरकिच फैफिलोवर, पीरकिच फैफिलोवर इसका अंग्रेजी नाम है दोस्तों लटजीरा का। इसका लटजीरा का पीरकिच फैफिलोवर, या फिर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें दोस्तों तो एकाई ट्रेंथस एरचेरा,
एकाई रेंथस, एकाई रेंथस एरचेरा, एरचेरा, एकाई रेंथस एरचेरा इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नागफनी की। किसके? नागफनी की हम बात करने वाले हैं दोस्तों। नागफनी, नागफनी जो कि दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में उगने वाला एक मुख्य खरपतवार है, या फिर ड्राई फार्मिंग के साथ उगने वाला एक मुख्य खरपतवार है, जो कि दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक ग्रो करता है, बाड़मेर जैसलमेर में। नागफनी किधर ग्रो करेगी दोस्तों? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर की दिशा में, या फिर जोधपुर के क्षेत्रों में, यह पश्चिमी क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक ग्रो करती है। जिसका हम बात करें दोस्तों अंग्रेजी में कैक्टस कहते हैं इसे, कैक्टस, अंग्रेजी में से कैक्टस कहा जाता है। या फिर वनस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों तो वनस्पतिक नाम में ओपनसिया डाइलेनी, ओपनसिया, ओपनसिया डाइलेनी, ओपनसिया डाइलेनी के नाम से कैक्टस को दोस्तों कहा जाता है। नागफनी, या फिर आपको आ जाए दोस्तों क्वेश्चन में कैक्टस, तो कैक्टस का बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों ओपनसिया डाइलेनी। आगे हम बात करें दोस्तों पत्थर चट्टा की। किसकी बात करने वाले हैं? पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जो कि दोस्तों पथरी के इलाज के काम में भी आता है, औषधीय रूप में पत्थर चट्टा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सरपेट बीड, सरपेट बीड, सरपेट बीड के नाम से या सरपेट बीड के नाम से दोस्तों इसे अंग्रेजी नाम से जाना जाता है, सरपेट बीड। या फिर इसके दोस्तों हम बॉटनिकल के नाम की बात करें तो ट्राई एलेका, ट्राई एलेका, ट्राई एलेका ओनिगेना, 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 ट्राई एलेका ओनिगेना, ट्राई एलेका ओनिगेना इसका दोस्तों बॉटनिकल नेम होता है। आगे हम रिवीजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सामान्य नाम जीरी, जीरी दोस्तों मुख्य खरपतवार है हमारे जीरे का, जिसका अंग्रेजी नाम बिल्ड क्यूमिन रखा गया है। और वनस्पतिक नाम की बात करें दोस्तों तो प्लांटेगो प्यूमेला इसका बॉटनिकल नेम होता है। कासनी की बात करें दोस्तों तो कासनी को चिकोरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? चिकोरी के नाम से जाना जाता है। यदि इसके बॉटनिकल की नेम की बात करें तो चिकोरियम एंटाइबस, चिकोरियम एंटाइबस इसका वनस्पतिक नाम होता है। सत्यानाशी की बात करें दोस्तों तो सत्यानाशी को मैक्सिकन के नाम से जाना जाता है, और आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका वनस्पतिक नाम होता है। आगे हम गुल्ली डंडा की बात करें दोस्तों तो गुल्ली डंडा या गेहूं जिसको कैनेरी घास के नाम से जाना जाता है, और फेलेरिस माइनर इसका वनस्पतिक नाम होता है। लटीजीरा की बात करें दोस्तों तो लटीजीरा इसे पीर किच फेफिलोवर के नाम से जाना जाता है, और एकाइरेंथस एरचेरा इसका वनस्पतिक नाम है। नागफनी की बात करें दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में मुख्य खरपतवार के रूप में इसे जाना जाता है, और इसका अंग्रेजी नाम कैक्टस है। कैक्टस के साथ में इसका बॉटनिकल नेम है दोस्तों ऑप्सिया डाइलेनी, ऑप्सिया डाइलेनी इसका बॉटनिकल नेम दोस्तों ओपनसिया क्या है? ओपनसिया, ओपनसिया डाइलेनी। अगर अगले हम बात करें पत्थर चट्टा दोस्तों तो सरपेट बीड, सरपेट बीड के नाम से जाना जाता है, और ड्राई एलेका ओनिगेना, ड्राई एलेका ओनिगेना इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट में हमारे खरपतवारों के सामान्य में अंग्रेजी नाम कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि खरपतवार हमारी फसलों में उग तो जाते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल क्या है? खरपतवार हमारी फसलों में मान के चलो उग गए हैं, तो ऐसे खरपतवारों का कंट्रोल क्या है? पहले हम बात करें दोस्तों कि खरपतवारों को उगने से कैसे बचाया जा सके। खरपतवारों को हम फसल में प्रवेश नहीं करने देंगे,
तो उसको कैसे बचाया जा सके, तो उनकी भी हम विधियां पढ़ने वाले हैं। या फिर खरपतवार कैसे भी स्थिति में हमारे फसलों के साथ उग गए हैं दोस्तों, तो उनका हम कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों खरपतवारों का नियंत्रण यही होता है कि खरपतवारों को जैविक, रासायनिक तथा भौतिक विधि के द्वारा हम खेतों में नष्ट कर सके, वो दोस्तों खरपतवारों का नियंत्रण होता है या कंट्रोल होता है। तो हम यदि कंट्रोल की बात करें दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं। यदि हम नियंत्रण की बात करें दोस्तों, कंट्रोल के नियंत्रण या फिर उनके नियंत्रण के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो खरपतवारों के प्रबंधन की विधियां पढ़ेंगे हम दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खरपतवारों की प्रबंधन विधियां खरपतवारों की प्रबंधन विधियां की बात करें दोस्तों, तो खरपतवारों की प्रबंधन विधियां निम्न रूप से होती है। जैसे कि हम निषेधात्मक उपाय क्या होता है दोस्तों? निषेधात्मक उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि खरपतवार विभिन्न प्रकार के खेतों में नहीं उगे, इसलिए हमें उसके जो हमारे हल वगैरह होते हैं उनकी अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जो खेतों की जुताई करने के बाद में विभिन्न प्रकार के खरपतवार उनके हलों में चिपक जाते हैं और हमारे जो खेत में जुताई करते हैं तो वो खरपतवार हमारे खेतों में उग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। या फिर हम खेतों के चारों ओर मेड़बंदी कर देते हैं, जिससे कि हवा के द्वारा प्रकीर्णन खरपतवारों का नहीं होता है, जिस कारण हमारे खेतों में खरपतवार का ग्रो नहीं हो पाता है। या फिर हम बात करें दोस्तों कि शुद्ध बीज एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों खरपतवार कंट्रोलिंग के लिए। जैसे कि हम किसी भी किसान से डायरेक्टली यदि सीड लेते हैं दोस्तों, तो उसमें खरपतवार की जांच करें, या फिर खरपतवार की जांच होने के बाद में उन खरपतवारों को बाहर निकाल दें। वो दोस्तों होती है हमारी निषेधात्मक खरपतवार उपाय। हम फर्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों निषेधात्मक उपाय। खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए निषेधात्मक उपाय दोस्तों। तो खरपतवारों को नए क्षेत्र में फैलने से रोकने की विधि निषेधात्मक उपाय होता है दोस्तों खरपतवार को नए क्षेत्र में फैलने से रोकने की विधि। तो उदाहरण लेंगे हम दोस्तों कि नए क्षेत्र में खरपतवारों को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। नए क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए दोस्तों खेत के चारों ओर मेड़बंदी करने से दोस्तों खेत में चारों ओर मेड़बंदी करने से क्या होता है, खेत में चारों ओर मेड़बंदी कर देंगे दोस्तों तो हवा के द्वारा विभिन्न प्रकार खरपतवार का जो प्रकीर्णन होता है उसको रोका जा सकता है या फिर हम बात करें दोस्तों इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों उसकी कि शुद्ध बीज का उपयोग करके या कृषि यंत्र को साफ करके शुद्ध बीज का दोस्तों किसी किसानों के माध्यम से हम यदि बीज का डायरेक्टली उपयोग करते हैं तो उसमें खरपतवारों की जांच कर ले। या फिर हम दोस्तों कृषि यंत्र को साफ करके, कृषि यंत्र जैसे कि जुताई वाले या सीड ड्रिल वाले जो आते हैं हमारे बीज में अशुद्धि है किसी किसान के पास तो वो बीज उसमें चिपक कर आ जाते हैं और हमारे खेत में ग्रो कर जाते हैं। फिर या हल के द्वारा मिट्टी में चिपके हुए खरपतवार विभिन्न प्रकार के सीड हमारे खेत में ग्रो कर जाते हैं दोस्तों, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं जो कि एक निषेधात्मक उपाय है दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों दूसरा है उन्मूलन
उन्मूलन उपाय, खरपतवारों का उन्मूलन उपाय। तो खरपतवारों प्रबंधन की विधियों में उन्मूलन की बात करें दोस्तों, उन्मूलन होता है क्या है कि खरपतवार यदि विशेष रूप से हमारे खेतों में ग्रो कर चुके हैं तो उन खरपतवारों को हम दोस्तों उखाड़ कर फेंक देते हैं या उखाड़ कर जला देते हैं। तो खरपतवारों को उखाड़ कर जलाना या जड़ से उखाड़ कर पटक देना दोस्तों खरपतवारों का उन्मूलन कहलाता है, जिसके द्वारा दोस्तों हम खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो खरपतवारों को जड़ सहित उखाड़ कर फेंकना या नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है। उन्मूलन कहलाता है। उन्मूलन खरपतवारों को जड़ से उखाड़ देते हैं दोस्तों मनुष्यों के द्वारा, या फिर नष्ट करना उन्मूलन कहलाता है, या फिर जला देते हैं वो भी उन्मूलन कहलाता है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारा खरपतवारों को नष्ट करने की विधियों में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा खरपतवार की अन्य विधियां, खरपतवार के नियंत्रण की विधियां। ये तो दोस्तों हमने खरपतवारों को प्रबंधन की विधियां पढ़ी। प्रबंधन या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है दोस्तों, कंट्रोल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों खरपतवारों पर नियंत्रण। डायरेक्ट यदि खरपतवार नहीं उगे उससे पहले की विधियां तो दोस्तों प्रबंधन हो गया। आगे हम नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो नियंत्रण मीन्स होता है दोस्तों खरपतवारों उग गए खेतों में तो उनको कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों खरपतवारों का नियंत्रण, खरपतवारों की नियंत्रण विधियां। तो खरपतवारों की नियंत्रण विधियां कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो खरपतवारों की नियंत्रण विधियां की बात करें दोस्तों, तो खरपतवारों की नियंत्रण विधियां हैं दोस्तों मुख्य तीन। कितनी है, भौतिक या यांत्रिक विधि, दूसरा है दोस्तों जैविक विधि, तीसरा है दोस्तों रासायनिक विधि। दोस्तों भौतिक यांत्रिक विधि क्या होती है, जैविक विधि क्या होती है, रासायनिक विधि क्या होती है। यदि दोस्तों हमारे फील्ड में या फिर हमारे खेतों में खरपतवार ग्रो कर चुके हैं तो हम उनको यांत्रिक या फिर हम दोस्तों भौतिक विधि के द्वारा कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। भौतिक मीन्स होता है दोस्तों किसी भी चीज को हम देखकर या स्पष्ट कर उसको नष्ट करना। जैसे हम बात करें कि हमारे खरपतवार यदि ग्रो कर चुके हैं तो हम उनको निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करना, या फिर दोस्तों उनको उखाड़ कर नष्ट करना, या फिर विभिन्न प्रकार के जैसे कि खरपतवारों को इकट्ठा करके उनको जलाना, नष्ट करना, ये सभी दोस्तों भौतिक या यांत्रिक विधि के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करें दोस्तों जैविक विधि। तो जैविक विधि में क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के खरपतवारों पर जीवों के द्वारा नष्ट करना, विभिन्न प्रकार खरपतवारों को जीवों के द्वारा नष्ट करना बायोलॉजिकल मेथड होती है दोस्तों, या जैविक विधि होती है। इसके द्वारा दोस्तों खरपतवारों को नष्ट कैसे करेंगे हम दोस्तों, जैसे बात करें कि हमारा जो दोस्तों लैंटाना कैमरा था उसमें सर्वप्रथम जैविक प्रयोग किया गया था दोस्तों लैंटाना कैमरा। तो इसको दोस्तों विभिन्न प्रकार खरपतवारों पर हम जीव डाल देते हैं या फिर कीट डाल देते हैं, उनको वो खाते हैं और खाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। खाकर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसे हम जैविक नियंत्रण कहते हैं, जैविक कंट्रोल या फिर जैविक मेथड कहा जाता है दोस्तों। आगे हम बात कर रासायनिक विधि। जैसे कि दोस्तों हमारे विभिन्न प्रकार के उपाय करने के बाद में भी हमारे खरपतवार नष्ट नहीं हो रहे हैं तो हम रासायनिक या केमिकलों का प्रयोग करके खरपतवारों को नष्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करें डाइक्वेट, पैराक्वेट, 2,4-D, 2,4,5-D, या फिर दोस्तों
आइसोप्रोटीनोन, विभिन्न प्रकार के हमारे जो केमिकल होते हैं उनके द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना दोस्तों रासायनिक विधि कहलाती है दोस्तों। सर्वप्रथम विश्व में सर्वाधिक जैविक नियंत्रण दोस्तों लैंटाना कैमरा पर 1902 में किया गया। कब किया गया था दोस्तों? 1902 में सर्वप्रथम जैविक कंट्रोल नियंत्रण या फिर जैविक नियंत्रण के द्वारा खरपतवारों को नष्ट करना 1902 में लैंटाना कैमरा पर दोस्तों किया गया था, हवाई द्वीप में। कब किया गया था दोस्तों? हवाई द्वीप में किया गया था। तो हम भौतिक या यांत्रिक विधि की बात करें दोस्तों, तो भौतिक यांत्रिक विधि के द्वारा क्या करेंगे? मानव के द्वारा निराई गुड़ाई करके निराई गुड़ाई करना या फिर खरपतवारों को जलाना या उखाड़ना ये दोस्तों होती है हमारी भौतिक या यांत्रिक विधि। या फिर गर्मी के दिनों में गर्मियों में खेतों की जुताई करना है। या फिर बात करें दोस्तों हम प्लवन करके या फिर सिंचाई करके या फिर उस फील्ड को दोस्तों पानी के द्वारा भर दिया जाता है। उस खेत को दोस्तों पानी के द्वारा भर दिया जाता है या फिर जल भराव करके। जैसे तो जल भराव क्या होता है? भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के दोस्तों उन खेतों को हम पानी से भर देते हैं। पानी की अधिक मात्रा के कारण वो खरपतवार सूखकर नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो वो भौतिक में यांत्रिक विधि है दोस्तों। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए वो यांत्रिक विधि है या नियंत्रण की यांत्रिक में भौतिक विधि है। जैविक विधि के द्वारा दोस्तों क्या करेंगे? हम विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को जीवों या कीटों के द्वारा नष्ट करना या बायो फर्टिलाइजर से कहलाता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि जैविक विधि के द्वारा सर्वप्रथम खरपतवार दोस्तों लैंटाना कैमरा पर 1902 में दोस्तों लैंटाना कैमरा पर जैविक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। लैंटाना कैमरा पर 1902 में दोस्तों हवाई द्वीप में सर्वप्रथम जैविक विधि का उपयोग किया गया। आगे हम बात करें दोस्तों रासायनिक विधि के द्वारा। यदि खरपतवारों का अधिक उगना या नियंत्रण न होना तो हम रासायनिक विधि का उपयोग लेते हैं। रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं या
केमिकलों का उपयोग करने से, केमिकलों के उपयोग से खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट करना, नष्ट करना रासायनिक विधि कहलाती है। विभिन्न प्रकार खरपतवारों को केमिकलों के द्वारा नष्ट करना रासायनिक विधि कहलाती है। उदाहरण में लेंगे दोस्तों रासायनिक विधि के द्वारा कौन कौन से हैं, जैसे कि डाइक्वेट, पैराक्वेट, 2,4-D, 2,4,5-D, या फिर दोस्तों हमारा है आइसोप्रोट्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन। ये दोस्तों विभिन्न प्रकार के हमारे खरपतवार नाशी हैं जो कि रासायनिक विधि के द्वारा या फिर केमिकल के कंट्रोल के द्वारा हम खरपतवारों को नष्ट करते हैं। एक बार इसकी रिवीजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो खरपतवारों के नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी हैं? खरपतवारों के नियंत्रण की विधियां देखेंगे दोस्तों तो खरपतवारों को भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा, जैविक विधि के द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। यांत्रिक या फिर भौतिक विधि की बात करें दोस्तों तो विभिन्न प्रकार खरपतवारों को देखकर या फिर उखाड़कर या फिर जलाकर या फिर विभिन्न प्रकार की उस फील्ड को सिंचाई करके या फिर पानी भर के उनको दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा इनको हम दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों जैविक की। जैविक विधि के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कीटों या जीवों को छोड़कर उस प्लांट को हम नष्ट करवा देते हैं, वो जैविक विधि कहलाते दोस्तों। जैविक विधि का प्रयोग करके दोस्तों सर्वप्रथम हमने लैंटाना कैमरा को नष्ट किया था जो कि 1902 में दोस्तों द्वीप समूह में यह सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आगे हम दोस्तों बात करें रासायनिक विधि का तो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है या नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो हम केमिकलों का उपयोग करते हैं। तो केमिकलों में दोस्तों जैसे कि डाइक्वेट, पैराक्वेट, और हम बात करें दोस्तों बोडोमेस्ट्रन या फिर हम बात करें 2,4-D, 2,4,5-D आइसोप्रोट्यूरॉन के द्वारा विभिन्न प्रकार खरपतवारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बात करें 2,4-D की दोस्तों तो 2,4-D के द्वारा सर्वांगी जो हमारे खरपतवार होते हैं या विभिन्न प्रकार खरपतवारों को हम नष्ट कर सकते हैं जो कि विशेष रूप से हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं दोस्तों। 2,4-D एक ऐसा खरपतवार है, खरपतवार नाशी है जो कि विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर देता है। ये सर्वांग खरपतवार के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, ये नियंत्रण की विधियां हो गई। आगे हम खरपतवारों को आयात या निर्यात जो जिन देशों ने किया गया है दोस्तों उनकी हम बात करने वाले हैं कि किस देश के द्वारा यह खरपतवार आए हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों लैंटाना कैमरा, तो लैंटाना कैमरा हमारे भारत में आयात किया गया है। इस कैमरा के इस खरपतवार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो सजावटी पौधे के रूप में इसको लाया गया और सजावटी पौधे के रूप में लाने के बाद में यह भारत में सर्वाधिक ग्रो कर गया और विभिन्न प्रकार के भागों में फैल गया। जैसे जलकुंभी की बात करें दोस्तों तो जलकुंभी भी एक आयत खरपतवार है जो कि एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया और अब भी इसकी विशाल काय रूप में ये भारत में ग्रो कर रहा है। आगे पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों खरपतवारों के आयातित देश। जैसे कि विभिन्न प्रकार खरपतवार दोस्तों हमारे देशों में आयातित होते हैं या आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि सजावटी पौधे के रूप में भारत में दोस्तों लैंटाना कैमरा को लेके आए थे। तो हम बात करें दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के देशों के द्वारा हमारे देशों में खरपतवारों का आयात हुआ है तो उनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो खरपतवारों के आयातित देश खरपतवारों के आयातित देश की बात करें दोस्तों जो कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार हमारे देशों में प्रवेश किए थे या फिर आए थे तो उनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों सारणी के माध्यम से इनको हम डिवाइडेशन करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट खरपतवार है दोस्तों, इसका हम वर्ष की बात करेंगे। वर्ष के साल में यह खरपतवार आयातित हुआ था
या फिर हम दोस्तों कीटों की भी बात कर लेते हैं। आए थे कीट, जो कि विदेशों के द्वारा हमारे भारत में कीटों का भी आदान प्रदान हुआ था। आए थे देश खरपतवारों एवं कीटों का, कीटों व खरपतवारों के आए थे देश। आगे हम बात करें दोस्तों, लक्षित जो खरपतवार हमारे, लक्षित खरपत लक्षित खरपतवार या फिर मुख्य खरपतवार। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों आयतित देश। आयतित देश, आयतित देश की बात करने वाले हैं दोस्तों। आयतित देश की बात करने वाले हैं, जो कि वर्ष से आयतित कीट, लक्षित खरपतवार व आयतित देश। तो हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट हमारा 1921 में, 1921 में दोस्तों क्रोसिडोसोमा, क्रोसिडोसोमा नामक जो कीट है वो 1921 में हमारे देश में आयतित हुआ। क्रोसिडोमा, क्रोसिडोसोमा, क्रोसिडोसोमा नामक जो हमारा कीट है वो दोस्तों भारत में प्रवेश किया था। क्रोसिडोसोमा लेंटाना, क्रोसिडोसोमा लेंटाना जो कीट है दोस्तों वो हमारे देश में प्रवेश किया था दोस्तों 1921 में। किस खरपतवार के साथ साथ? लेंटाना कैमरा जो खरपतवार है उसके साथ साथ में ये क्रोसिडोसोमा लेंटाना नामक जो खरपतवार है दोस्तों वो प्रवेश किया था। लेंटाना, लेंटाना कैमरा के साथ, लेंटाना कैमरा के साथ साथ दोस्तों ये मैक्सिको देश से हमारे देश में प्रवेश किया। मैक्सिको, मैक्सिको देश से हमारे देश में दोस्तों ये लेंटाना कैमरा नामक जो खरपतवार है वो प्रवेश किया था। क्रोसिडोसोमा लेंटाना नामक कीट प्रवेश किया था 1921 में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में डेक्टाइलोपिस ओपेंसी, डेक्टाइलोपिस ओपेंसी नामक जो कीट है हमारे देश में वो प्रवेश किया था दोस्तों, जो कि नागफनी का जो एक लक्षित कीट है दोस्तों। डेक्टाइलोपिस, डेक्टाइलोपिस ओपेंसी, डेक्टाइलोपिस ओपेंसी नामक जो कीट है दोस्तों वो 1926 में हमारे देश में प्रवेश किया था। 1926 में डेक्टाइलोपिस ओपेंसी, ये दोस्तों नागफनी का, नागफनी, नागफनी का एक लक्षित कीट है दोस्तों। और नागफनी जो खरपतवार है दोस्तों वो हमारे देश में श्रीलंका से प्रवेश किया था। किस देश से दोस्तों? श्रीलंका से प्रवेश करके हमारे देश में, या श्रीलंका से हमारे देश में प्रवेश किया था दोस्तों नागफनी नामक जो खरपतवार है। और इसके साथ में दोस्तों डेक्टाइलोपिस ओपेंसी नामक जो कीट है वो भी प्रवेश किया था 1926 ईस्वी में। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा 1982 में, 1982 में निकोटियाना ब्रूची नामक कीट, निकोटियाना ब्रूची नामक कीट दोस्तों 1982 में प्रवेश किया था दोस्तों, जो कि जलकुंभी नामक जो हमारा खरपतवार है उसके साथ साथ में ही निकोटियाना ब्रूची नामक जो कीट है वो भी प्रवेश किया था दोस्तों। अमेरिका व ब्राजील जैसे देशों से हमारे देश में दोस्तों ये प्रवेश किया 1982 में। कब प्रवेश किया गया? 1982 में दोस्तों निकोटियाना ब्रूची नामक कीट, निकोटियाना, निकोटियाना ब्रूची नामक कीट, ब्रूची नामक कीट 1982 में भारत में प्रवेश किया गया दोस्तों श्रीलंका व ब्राजील के द्वारा, जो कि जलकुंभी का एक, जलकुंभी का एक लक्षित कीट है दोस्तों। यह दोस्तों हमारा प्रवेश किया था ब्राजील, ब्राजील व अमेरिका, ब्राजील व अमेरिका नामक देशों के द्वारा यह कीट दोस्तों आयतित हुआ था हमारे देश में। आगे हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों जाइकोग्राम, जाइकोग्राम या बाइकेलेरा, बाइकेलेरा या जाइकोग्राम नामक जो कीट है दोस्तों
वो हमारे भारत में 1983 में प्रवेश किया था। और वो प्रवेश किया था दोस्तों मैक्सिको के द्वारा। किस देश के द्वारा? मैक्सिको देश के द्वारा 1983 में दोस्तों यह कीट किसके साथ प्रवेश किया था? गाजर घास के द्वारा। किसके द्वारा? गाजर घास के द्वारा। हम लक्षित खरपतवार की बात करते हैं तो गाजर घास कौन सा घास है? गाजर घास। यदि हम बात करें दोस्तों तो एक कब प्रवेश किया था? 1983 ईस्वी में। किस देश के द्वारा प्रवेश किया था दोस्तों? तो मैक्सिको। किस देश के द्वारा? मैक्सिको देश के द्वारा ये हमारे भारत में प्रवेश किया था दोस्तों। जाइकोग्राम या बाइकेलेरा। जाइकोग्राम कीट और बाइकेलेरा नामक दो कीट है दोस्तों, जो कि हमारे भारत में यह प्रवेश किए गए थे दोस्तों। भारत में यह प्रवेश किए थे। अब हम इसकी रिविजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कीटों व खरपतवारों के आयातित देश होते हैं दोस्तों, जो कि विभिन्न प्रकार के देशों में हमारे देश में यह खरपतवार प्रवेश किए थे दोस्तों। खरपतवार व कीट। हम वर्ष की बात करें 1921 ईस्वी में आयातित कीट क्या है दोस्तों? क्लोस्ट्रिडियोसोमा। क्या है? क्लोस्ट्रिडियोसोमा लेंटाना नामक जो कीट है वो हमारे भारत देश में प्रवेश किया था। लक्षित खरपतवार क्या है दोस्तों? इसका एकांतर जो खरपतवार है वो है दोस्तों लेंटाना कैमरा। क्या है? लेंटाना कैमरा, जो कि मैक्सिको देश से हमारे देश में यह प्रवेश किया था। आगे हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में डेक्टाइलोपिस ओपेंसी नामक जो कीट है दोस्तों वो भारत में श्रीलंका के द्वारा प्रवेश कराया था। और नागफनी दोस्तों इसका लक्षित खरपतवार है। नागफनी इसका क्या है? लक्षित खरपतवार है। आगे हम बात करें दोस्तों 1983 ईस्वी में निकोटियाना ब्रूची नामक जो हमारा कीट है दोस्तों वो जलकुंभी का एक एकांतर या फिर लक्षित खरपतवार है दोस्तों। और ये ब्राजील या अमेरिका देश के द्वारा हमारे देश में ये प्रवेश कराया था दोस्तों जलकुंभी के साथ। किसके साथ? जलकुंभी के साथ दोस्तों। यह एक सौंदर्य पुष्प होता है और सुंदर सजावटी पौधे के रूप में यह हमारे भारत में ब्राजील व अमेरिका के द्वारा प्रवेश कराया था दोस्तों। और इसके साथ में निकोटियाना ब्रूची नामक जो हमारा कीट है दोस्तों वो भी प्रवेश कर रहे थे 1982 में। किसमें? 1982 में। अगले हम बात करें दोस्तों 1983 ईस्वी में जाइकोग्राम या बाइकेलोरा नामक जो कीट है दोस्तों वो भारत में प्रवेश किए थे। और गाजर घास एक इसका लक्षित खरपतवार है या एकांतर पोषी खरपतवार है दोस्तों, जो कि मैक्सिको देश के द्वारा हमारे भारत में यह प्रवेश कराए थे दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दोस्तों खरपतवार नाशी या फिर भारत में प्रयोग सर्वप्रथम जो खरपतवार नाशी है वो कौन सी है, कब प्रवेश कराई गई थी। या फिर विश्व में बात करें दोस्तों तो विश्व में खरपतवार नाशियों का स्तर क्या रहता है, तो उनकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि भारत में प्रयोग सर्वप्रथम शाकनाशी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में प्रयोग सर्वप्रथम शाकनाशी। भारत में प्रयोग सर्वप्रथम में शाकनाशी तो दोस्तों सोडियम आर्सेनेट। भारत में दोस्तों विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सर्वप्रथम जो शाकनाशी का उपयोग लिया गया था दोस्तों वह कौन सी है, जो कि दोस्तों आइसो सोडियम आर्सेनेट। कौन सी है? सोडियम आर्सेनेट नामक जो दोस्तों हमारी शाकनाशी है वो सर्वप्रथम इस्तेमाल की गई थी दोस्तों खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों शाकनाशी सोडियम आर्सेनेट का उपयोग लिया गया था दोस्तों। आगे हम बात करेंगे कि भारत का प्रथम व्यापारिक शाकनाशी दोस्तों जिसका सर्वप्रथम व्यापार किया गया था दोस्तों वो है 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड दोस्तों भारत का प्रथम व्यापारिक शाकनाशी है। भारत का प्रथम व्यापारिक शाकनाशी दोस्तों 2,4-D है। क्या है?
2,4-D है दोस्तों, जो कि 1946 में गेहूं में भी प्रयोग किया गया था। 1946 में गेहूं में प्रयोग किया गया था दोस्तों, गेहूं में प्रयोग 1946 में गेहूं में प्रयोग दोस्तों। 2,4-D का दोस्तों 1946 में गेहूं में प्रयोग क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि विभिन्न प्रकार के चौड़ी पत्ते वाले जो खरपतवार होते हैं, जैसे कि बथुआ, बथुआ को मारने के लिए या नष्ट करने के लिए दोस्तों 2,4-D का उपयोग किया गया था। किसका? व्यापारिक, प्रथम व्यापारिक शाकनाशी 2,4-D का उपयोग 1946 में गेहूं में प्रयोग किया गया था। अगले हम दोस्तों नेक्स्ट की बात करें कि खरपतवार नाशियों का विश्व में सर्वाधिक प्रयोग, खरपतवार नाशियों या बीड साइड्स का विश्व में सर्वाधिक उपयोग, विश्व में सर्वाधिक प्रयोग। यदि दोस्तों हम बात करें कि खरपतवार जो नाशी है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए दोस्तों जो मेडिसिन या फिर केमिकल जो यूज किया जाता है दोस्तों, उस खरपतवार नाशियों का विश्व में सर्वप्रथम किस देश में उपयोग किया गया था दोस्तों? आजकल तो सभी देशों में खरपतवार नाशियों का उपयोग लिया जा रहा है दोस्तों, लेकिन हम बात करें दोस्तों विश्व स्तर पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो वो है हमारा जापान। कौन है दोस्तों? जापान ने सर्वप्रथम खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया गया था दोस्तों, जापान में। विश्व में अब हम अगले नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम क्या है? विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम क्या है? जैसे दोस्तों खरपतवार है, या फिर हमारा कीटनाशक है, या फिर हमारे सर्वांगी फफूंदनाशी है। तो सर्वप्रथम हम खरपतवारों का विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम पढ़ेंगे दोस्तों। विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम, विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो प्रयोग क्रम क्या है विश्व में बात करें दोस्तों? तो खरपतवार नाशी सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नाशी सबसे ज्यादा। आगे हम बात करें दोस्तों कीटनाशी, आगे हम बात करेंगे दोस्तों फफूंदनाशी। ये दोस्तों रेशियो रहता है, या फिर हम बात करें दोस्तों इनकी, तो हमारा है दोस्तों HIF। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम। विश्व में क्या किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? रसायनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है विश्व स्तर पर खरपतवार नाशी के लिए। विश्व में सबसे ज्यादा खरपतवार पाए जाते हैं, और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा खरपतवार नाशी का उपयोग लिया जाता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों कीटनाशक का उपयोग लिया जाता है सबसे, उसके बाद में सबसे कम फफूंदनाशी का उपयोग लिया जाता है दोस्तों, जिसको HIF के नाम से निरूपित किया गया है दोस्तों। HIF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? H का मीन्स हर्बिसाइड, I का मीन्स इंसेक्टिसाइड, और F का मीन्स होता है दोस्तों फंजीसाइड। हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड। हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का दोस्तों क्रम रहता है विश्व में रसायनों का प्रयोग क्रम। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारत में रसायनों का प्रयोग क्रम। भारत में रसायनों का प्रयोग क्रम। तो दोस्तों भारत में रसायनों का प्रयोग क्रम क्या रहता है? भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में रसायनों का प्रयोग क्रम में क्या रहता है दोस्तों? तो कीटनाशी, फफूंदनाशी और खरपतवार नाशी। पहले दोस्तों सर्वप्रथम भारत में हम प्रयोग करते हैं कीटनाशी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों फफूंदनाशी का सर्वप्रथम सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों खरपतवार नाशी का सबसे कम प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो भारत में लगने वाले जो दोस्तों कीट होते हैं, उनका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? कीट का। कीटों को मारने के लिए हम दोस्तों इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो भारत में रेशियो रहता है दोस्तों कीटनाशी का प्रयोग सबसे ज्यादा। उसके बाद में दोस्तों फफूंदनाशी, क्योंकि दोस्तों हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं कीटनाशी। फिर उसके बाद में हम सबसे प्रयोग करते हैं दोस्तों फफूंदनाशी का, और उसके बाद में हम प्रयोग करते हैं दोस्तों खरपतवार नाशी का। खरपतवार नाशियों को दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों भारत में
कीटनाशियों को मारने के लिए, उसके बाद में फफूंदनाशियों को मारने के लिए, उसके बाद में खरपतवार नाशियों के लिए। लेकिन हम विष की बात करें दोस्तों, तो विष में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशियों का, फिर कीटनाशियों का, फिर फफूंदनाशियों का दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसका फुल फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम दोस्तों, IFH। क्या लिखते हैं? IFH के द्वारा इसको शॉर्ट फॉर्म में निरूपित किया जाता है दोस्तों। आई का मीन्स होता है इंसेक्टिसाइड। क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। एफ का मीन्स होता है दोस्तों फफूंदनाशी या फंजीसाइड। क्या होते हैं दोस्तों? फंजीसाइड या कवकों को मारने के लिए। एच का मीन्स होता है दोस्तों हर्बिसाइड। हर्बिसाइड मीन्स होता है दोस्तों खरपतवारों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण को या विभिन्न प्रकार रासायनिक यूज में लिए जाते हैं दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे दोस्तों? खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण किसका दोस्तों? खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो खरपतवार का वर्गीकरण किस प्रकार से, खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? बहुत से खरपतवार नाशी ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम बुवाई से पूर्व देते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको अंकुरन से पूर्व देते हैं, या बुवाई या अंकुरन से पूर्व देने वाले, या अंकुरन बुवाई के बाद देने वाले, या फिर दोस्तों खड़ी फसल में देने वाले खरपतवार नाशी होते हैं, या फिर निराई गुड़ाई करने के बाद में देने वाले खरपतवार नाशी होते हैं। तो उनका दोस्तों बात करेंगे हम खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण। खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीडसाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वीडसाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वीडसाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वीडसाइड्स। तो वीडसाइड्स की बात करें दोस्तों तो खरपतवार नाशियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो रूप से किया गया है। कितने रूप से दोस्तों? दो रूप से किया गया है। अकार्बनिक खरपतवार नाशी, अकार्बनिक खरपतवार नाशी, अकार्बनिक खरपतवार नाशी, और दूसरा है दोस्तों कार्बनिक खरपतवार नाशी। कार्बनिक खरपतवार नाशी। अकार्बनिक खरपतवार नाशी क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि अकार्बनिक खरपतवार नाशी की बात करें दोस्तों तो आर्सेनिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों मृदा में जो निरंतर रूप से मृदा में दोस्तों लंबे समय तक ये उपलब्ध होते हैं, तो इन खरपतवार नाशियों का उपयोग हम नहीं लेते हैं दोस्तों। हम बात करें दोस्तों अकार्बनिक खरपतवार नाशी तो आर्सेनिक अम्ल, या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आदि खरपतवार नाशियों की आगे हम बात करें खरपतवार नाशियों। तो खरपतवार नाशियों की मृदा में लंबे समय तक उपलब्धता होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अकार्बनिक खरपतवार क्या होते हैं? खरपतवार नाशी। तो अकार्बनिक खरपतवार नाशी क्या होता है दोस्तों? आर्सेनिक अम्ल या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मृदा में अधिक होने के कारण अकार्बनिक खरपतवार नाशियों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि हमारे जो मृदा है उसमें आर्सेनिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होती है।
इसलिए हम अकार्बनिक खरपतवार नाशियों का उपयोग मृदा में हम नहीं करते। दोस्तों कार्बनिक खरपतवार नाशियों को बात करें दोस्तों, तो इन खरपतवार नाशियों का उपयोग विभिन्न प्रकार से मृदा में करते हैं। विभिन्न प्रकार से मृदा में किए जाते हैं। अकार्बनिक खरपतवार नाशी वो होते हैं दोस्तों जिनका उपयोग सर्वाधिक हम मृदा में विभिन्न प्रकार के तरीकों के द्वारा करते हैं। दोस्तों तो हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, कार्बनिक और अकार्बनिक को अंतर देख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों अकार्बनिक का तो प्रयोग की करते नहीं है मृदा में, क्योंकि इसमें दोस्तों साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा में अकार्बनिक खरपतवार नाशियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों तो हम कार्बनिक खरपतवार नाशियों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? कार्बनिक खरपतवार नाशी। कार्बनिक खरपतवार नाशी कार्बनिक खरपतवार नाशी की हम बात करेंगे दोस्तों, क्लासिफिकेशन की इसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम फर्स्ट लिखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के समय के आधार पर, प्रयोग के समय के आधार पर, प्रयोग के समय के आधार पर दोस्तों हम कार्बनिक खरपतवार नाशी को प्रयोग करेंगे। प्रयोग के समय के आधार पर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशियों को दोस्तों हम प्रयोग बुवाई से पूर्व या बुवाई के बाद या फिर खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों उसको प्रयोग के आधार पर हम खरपतवार नाशियों का आधार की बात करेंगे। तो फसल इसमें बात कर लेंगे दोस्तों, फर्स्ट ए में निरूपित करेंगे हम फसल बुवाई या रोपाई पूर्व, फसल की बुवाई या रोपाई पूर्व, तो दोस्तों फसल की बुवाई या रोपाई पूर्व क्या होता है कि हमने दोस्तों बीज का अंकुरण नहीं किया, फसल की बुवाई नहीं की, हमने सीधी क्या की है, खेतों की जुताई की। क्या की है दोस्तों, खेतों की जुताई करते समय हम जिन खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करते हैं उनको दोस्तों फसल की बुवाई या रोपाई के पूर्व रखा गया है दोस्तों, या पीपीआई भी बोला जाता है। यह क्वेश्चन में दोस्तों आ जाता है कि पीपीआई क्या होता है। तो पर प्लांट इनक्रॉपरेशन, पर प्लांट इनक्रॉपरेशन या बुवाई, फसल की बुवाई पर प्लांट मतलब फसल का या प्लांट का बनने से पूर्व ही या इनक्रॉपरेशन के पूर्व ही हम दोस्तों पीपीआई का प्रयोग करते हैं। तो पीपीआई के अंतर्गत कौन कौन से खरपतवार आते हैं, तो इनका दोस्तों हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनका बीज बुवाई या इनका प्रयोग बीज की बुवाई के बाद, इनका प्रयोग दोस्तों बीज की बुवाई या रोपण से पहले, बीज की बुवाई या रोपण से पूर्व या पौधरोपण से पूर्व मृदा में मिलाकर, रोपण या फिर पौधरोपण से पूर्व मृदा में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों फसल की बुवाई या रोपाई से पूर्व, तो इनका प्रयोग बीज की बुवाई से पूर्व या फिर पौधरोपण से पूर्व इस खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम फसल की बुवाई या रोपाई से पूर्व किन खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं उनको हम दोस्तों उदाहरण में लिख देंगे, जैसे कि ट्राइफ्लोरिन या क्लोरेलिन या
क्लोरेलिन या बेसालिन बेसालिन इन खरपतवार नाशियों का हम दोस्तों मृदा में मिलाकर प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन में आ जाए दोस्तों, पीपीआई में किन खरपतवार नाशियों का उपयोग लिया जाता है दोस्तों? तो ट्राई क्लोरेलिन या बेसालिन का हम दोस्तों पीपीआई में निरूपित करते हैं, या फसल की बुवाई या रोपाई से पूर्व प्रयोग में लेने वाले जो खरपतवार नाशक दोस्तों उनको ट्राइफ्लोरेलिन या फिलुक्लोरेलिन या बेसालिन का उपयोग करते हैं। इनका प्रयोग बीज की बुवाई या रोपण से पूर्व मृदा में मिलाकर उपयोग करते हैं दोस्तों, मृदा में मिलाकर उपयोग किया जाता है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारी अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद। दूसरा है दोस्तों अंकुरन से पूर्व, अंकुरन से पूर्व बी में निरूपित कर देंगे दोस्तों, अंकुरन से पूर्व या फिर बुवाई के बाद। अंकुरन से पूर्व या दोस्तों बुवाई के बाद, या दोस्तों पर इमरजेंसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, या अंकुरन से पूर्व और बुवाई के बाद। यदि दोस्तों हमने सीड रेट या सीड का जर्मिनेशन करने से पहले ही हम इनको इन खरपतवार नाशियों को देंगे दोस्तों, जिसको अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद। हमने दोस्तों खेतों की बुवाई कर ली है और बुवाई के बाद इन खरपतवार नाशियों को हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो अंकुरन होने से पहले या बुवाई के बाद इन खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं। इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसे पर इमरजेंस भी कहा जाता है, जो अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बुवाई के बाद या फिर फसल अंकुरन से पूर्व, बुवाई के बाद या फसल अंकुरन से पूर्व, बुवाई के बाद या फसल में अंकुरन से पूर्व दोस्तों इन खरपतवार नाशियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम दोस्तों उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से ऐसे खरपतवार नाशी हैं जिनका उपयोग दोस्तों अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद करते हैं? तो दोस्तों एट्राजिन, मेटाक्लोर, सीमाजिन, डाइक्वेट, पैराक्वेट आदि का दोस्तों, पेंटामेथाइलिन आदि का प्रयोग हम दोस्तों अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद करते हैं दोस्तों। एट्राजिन, मेटाक्लोर, डाइक्वेट, पैराक्वेट, सीमाजिन, एलाक्युलेट दोस्तों आदि का हम इस्तेमाल करते हैं अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद, पर इमरजेंसी जिसे कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण में हम लेंगे एट्राजिन, मेटाक्लोर, डाइक्वेट, पैराक्वेट, सीमाजिन आदि विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी होते हैं। इनके इस्तेमाल दोस्तों हम अंकुरन से पूर्व बुवाई के बाद इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अंकुरन से पूर्व या बुवाई के बाद, फसल का अंकुरन न होने से पहले ही या फिर बुवाई करने के बाद ही दोस्तों हम इन खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अंकुरन के बाद खड़ी फसल में। अंकुरन के बाद खड़ी फसल में हम किन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं? अंकुरन के बाद खड़ी फसल में किन खरपतवार नाशियों का हम प्रयोग करते हैं? अंकुरन के बाद अंकुरन के बाद या खड़ी फसल में, अंकुरन के बाद या खड़ी फसल में उपयोग, अंकुरन के बाद या खड़ी फसल में प्रयोग करने से दोस्तों। अगले हम बात करने वाले हैं अंकुरन के बाद दोस्तों, यदि हमने बुवाई कर दी दोस्तों, सीड ने जर्मिनेशन कर लिया, जर्मिनेशन के बाद में हम अंकुरन होते समय हम
फसलों में खरपतवार नाशी को प्रयोग करेंगे और खड़ी फसल में हम प्रयोग करेंगे। तो ऐसे खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फसल का अंकुरण होने के बाद वह खड़ी फसल में खरपतवार नाशियों का प्रयोग फसल का अंकुरण होने के बाद वे खड़ी फसल में खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से खरपतवार हैं, हमारे खरपतवार नाशी हैं जिनका प्रयोग हम दोस्तों अंकुरण के बाद में खड़ी फसल में करते हैं। तो एमेजोथापर, आइसोप्यूटेरोन जो कि गेहूं को नष्ट करने के लिए दोस्तों गेहूं की खड़ी फसल में हम खरपतवार नाशी को प्रयोग करते हैं। या फिर दोस्तों 2,4-D जो कि सर्वप्रथम गेहूं में प्रयोग किया गया था दोस्तों 2,4-D का, किसका दोस्तों 2,4-D का खड़ी फसल में प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं इमेजाथापर का प्रयोग दोस्तों हम करते हैं हमारे जो इमेजाथापर का दोस्तों सोयाबीन के अंतर्गत हम खरपतवार नाशियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। या फिर आइसोप्रोटीरोन का उपयोग दोस्तों करते हैं हम गेहूं सा खरपतवार को नष्ट करने के लिए। या फिर 2,4-D का उपयोग भी गेहूं में दोस्तों तोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि बथुआ की बात कर लेते हैं दोस्तों। या फिर प्रोपेनिल, ये सभी दोस्तों खरपतवार नाशी जो कि अंकुरण के बाद और खड़ी फसल में प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डी पॉइंट की। किसकी बात करेंगे, डी पॉइंट की, ले बाई प्रयोग दोस्तों, ले बाई प्रयोग के द्वारा खरपतवार को नष्ट करना, ले बाई प्रयोग। तो ले बाई प्रयोग क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, कि जैसे कि हमारे विभिन्न प्रकार की जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई कर ली, जैसे कि हमारी जो आंतरिक निराई गुड़ाई होती है दोस्तों, आंतरिक निराई गुड़ाई होती है या फिर लास्ट वाली जो निराई गुड़ाई होती है उसके अंतर्गत हम ले बाई प्रयोग करते हैं दोस्तों। विशेष रूप से हम करते हैं दोस्तों आलू में या फिर गन्ना में दोस्तों निरंतर गुड़ाई चलती रहती है। उस गुड़ाई के जो लास्ट गुड़ाई होती है या निराई होती है दोस्तों, उसमें हम ले बाई प्रयोग का उपयोग करके खरपतवारों को नष्ट करते हैं दोस्तों। तो खड़ी फसल में या फिर लास्ट या फिर अंतिम में निराई गुड़ाई करने पर खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। अंतिम निराई गुड़ाई करके लेवाई प्रयोग का उपयोग करके हम दोस्तों करते हैं किसका, खरपतवारों का प्रयोग। उदाहरण में हम लेंगे दोस्तों विशेष रूप से 2,4-D का उपयोग करके। तो सर्वप्रथम गेहूं में किया गया था दोस्तों, गेहूं में वे गन्ना में दोस्तों, गेहूं में वे गन्ना में 2,4-D का उपयोग करके दोस्तों लेवाई प्रयोग का उपयोग करके अंतिम निराई गुड़ाई करते समय खरपतवारों को उपयोग किया जाता है। या फिर हम दोस्तों बात करें अंकुरण के बाद में खड़ी फसल में, तो अंकुरण के बाद जब फसल अंकुरण कर लेती है या फिर दोस्तों खड़ी फसल में, तो खड़ी फसल में हम देते हैं इमेजाथापर या आइसोप्रोटीरोन या 2,4-D आदि खरपतवारों को हमने वर्गीकरण दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों इस क्लास में हमने भारत में विशेष रूप से प्रयोग की जाने वाले जो कीटनाशी हैं या खरपतवार नाशी, फफूंदनाशी वो कंप्लीट कर लिए हैं। या फिर दोस्तों खरपतवार नाशियों का जो वर्गीकरण वो भी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो आज की हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।